है, ठीक है। डिमांड में जब भी इंक्रीजमेंट होता है तो उसका आपको 5 रीजन देखने के लिए मिलेगा। पहला आपका इंक्रीज इन इनकम, आपका इनकम बढ़ता है ना तो भैया आप उछलने लगते हैं, पैसा पैकेट में आया पर एक खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, एक करते हैं, वो करते हैं, तो क्या कीजिएगा, यदि बर्थडे में ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया है तो बाकी टाइम पे आप कम खाना खाइएगा, बाहर कम घूमने जाइएगा और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा। और डिक्रीज होगा जब इनकम आपका तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन का परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगा बाबू, तो कम हो जाएगा सर, वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम डिमांड। हेलो एवरीवन, 12th क्लास का जितने भी बच्चे हैं जो कि जैक बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं और उनको इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से मिलेंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आ चुका है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 3 4 5 साल में देखने के लिए मिलता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा। और अभी आपको 5 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस साल आने की संभावना बहुत ज्यादा है और जो प्रीवियस ईयर में हर 2 साल 3 साल में रिपीट होता है वह सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए गए हैं और एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कैसे उसको आंसर लिखना है जिससे एग्जामिनर हमको पूरा का पूरा 5 मार्क्स दे दे। और आपको इकोनॉमिक्स के लिए इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स जो कि जैक 12 इकोनॉमिक्स के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए डायग्राम बनाने देगा, बहुत सारे बच्चे डायग्राम का प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं और डायग्राम गलत बना के आ जाता है। डायग्राम यदि आप बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क्स आपको डायग्राम, 1 मार्क्स डायग्राम या 2 मार्क्स डायग्राम से मिल जाता है। यदि उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं 2 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से मिलता है, बाकी 3 मार्क्स एक्सप्लेनेशन में होता है, डिफिनेशन लिखना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है, फिर आपको वहां से 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए सिंपल समझिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे अभी के टाइम पे जितने भी बच्चे हैं वह 2 टाइप के क्लासेस में जाते हैं, पहला ऑफलाइन क्लासेस, दूसरा ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन अभी तक जितने भी बच्चे थे वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट थे, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बहुत जगह पे बहुत सारे सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, तो लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है तो सप्लाई भी है, तो उसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसको समझाना है और साथ में उसको डायग्राम के द्वारा समझाना है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द सुटेबल एग्जांपल। यहां पे भी आपको डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसको समझाना है एग्जांपल के साथ में। सारे चीजों का एग्जांपल और डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जब भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको डायग्राम बनाने देगा या फिर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने देगा। और यदि आप अपने हिसाब से खराब एग्जाम्पल देते हैं ना तो आपका जो मार्क्स है ना वैसे भी पूरा नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन से एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखिए क्या क्या रीजन होता है जिससे इंक्रीज होता है डिमांड में या फिर डिक्रीज होता है। ऐसे समझिए कि जब किसी चीज का रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका जो प्राइसेस बढ़ जाता है तो जो डिमांड होता है कम हो जाता है, बशर्ते कुछ चीज कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब आपका इनकम बढ़ेगा तो डिमांड तो ऐसे भी आपका बढ़ जाएगा। पहले बहुत कम चीज खरीदते होंगे, अब बहुत ज्यादा चीज खरीदते हैं। जैसे जैसे कुछ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डिमांड तेज हो जाएगा। तो ये सब नहीं जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक चीजों को देखते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल बताना है, जब सब चीज कांस्टेंट हो यानी कि लोगों का पॉपुलेशन कांस्टेंट हो, लोगों का इनकम कांस्टेंट हो और उसके बाद जब डिमांड बढ़े तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है पॉपुलेशन बढ़ रहा तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस चीज को मेंशन नहीं करते। कुछ चीज कांस्टेंट होता है उसके बाद ही हम लोग करते हैं, और कौन कौन सा चीज कांस्टेंट होता है वो भी यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आखिर होता क्या है प्राइस, इलास्टिसिटी का मतलब इंक्रीज होता है, सिंपल समझिए, ठीक है। आखिर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है डिमांड का, प्राइस बढ़ने से प्राइस घटने से क्या चेंजेस आता है डिमांड में, उसके बारे में समझेंगे। एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ मेजरिंग इट, और 3 मेथड आपको कम से कम बताना है कि कैसे क्या क्या डिमांड इलास्टिसिटी को हम लोग के किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी को ऑफ डिमांड को कैसे समझते हैं, 3 मेथड कौन कौन सा है, कैसे एक्सप्लेन करें, उसके बारे में भी समझेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। भाई साहब एक क्वेश्चन आप लोग यदि प्रीवियस देखते होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे हमेशा पूछता है कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखिए सिंपल आप जीडीपी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका सिंपल मतलब होता है कि जब आप किसी देश में रह रहे हैं, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया का जो अपने देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसी साल में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब उसमें बाहर का पैसा काउंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको समझाएंगे और इसका इंपोर्टेंस क्या है। देखिए इसका बहुत सारा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके हम लोग इसी के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा नेशनल
नेशनल इनकम क्या है, हम लोग ग्रोथ कितना परसेंटेज से कर रहे हैं, सारे चीज हम लोग इसी से समझते हैं। डिस्क्राइब द मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीवीआई लगा दिया है ना बाबू, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और यहां नहीं पूछा ना, तो व्हाट इज नेशनल इनकम एक्सप्लेन इन 2 और 3 मार्क्स भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स में नहीं पूछा तो कहीं नहीं पूछे, ये जरूर पूछे क्वेश्चंस, इसको अभिव्यय कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 1000%, ठीक है। अब डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, अब क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज करते हैं नेशनल इनकम को, देखो दोनों सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चन कहने के इन द सेंस कि यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल इनकम मेजर करने का तरीका क्या क्या होता है, कौन कौन से तरीका से मापते हैं, ठीक है, यहाँ पे ए एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, देखिए एक क्वेश्चन तो आप ऐसे समझ लीजिए ना कि एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाता है कि आप खुद सोचिए कि अभी के टाइम पे जितना भी काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या फिर इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे के सारे चीजों में आपको एक ही चीज का जरूरत होता है, वो होता है पैसा, ठीक है। पैसा के बिना आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, तो उसका फंक्शन बताना है कि मनी का क्या क्या फंक्शन है मॉडर्न डेमोक्रेसी, सॉरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। तो आप इतना समझिए ना कि क्या मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिना पैसे के, बिना मनी के चल सकता है, तो नहीं चल सकता है। तो जब नहीं चल सकता है तो आपको कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लेनेशन बताना होगा, आपको पता नहीं चल सकता कैसे नहीं चल सकता, क्या क्या डिपेंडेंसी है मनी पे, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, देखिए कंज्यूमर हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या है ऐसा चीज जिसके वजह से हम लोग रुक जाते हैं कहीं पे कि हमको यही सामान चाहिए, बाकी महंगा हो सस्ता हो फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छा लगता है या फिर हम लोग को सुटेबल होता है हम लोग के इकोनॉमी के हिसाब से, तब जाकर के हम लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसी पे टिके रहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, उसका एनालिसिस के द्वारा हमको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, देखिए गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि यदि आपके इकोनॉमी में हमेशा देखने के लिए मिलता होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि जब इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है ना कि यदि किसी चीज का रेट है, सपोज कि ए है, इसका रेट यदि 100 रुपए था, ठीक है, और बहुत सारे इसमें मेटल्स लगे हुए थे, तो मेटल का जब रेट बढ़ेगा तो इसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट कैसे इस पे कर्व करती है, कैसे इसको रोकती है, किस तरीके से इसको मैनेज करती है, वहां पे समझने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जो भी कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई गवर्नमेंट से मिलकर काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो जिसके वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे। तो कैसे इकोनॉमी को काम कंट्रोल करती है, कैसे काम करती है। अभी आप जल्दी में बहुत सारे न्यूज सुनते होंगे कि जैसे पाकिस्तान हो गया, वहां पे आटा 300 रुपए किलो, 500 रुपए किलो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं रख पाती है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं, चाहे जो भी डेमोक्रेटिक देश है, वहां पे आपको इकोनॉमी पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तब जाकर के प्राइसेस हो गया, तब जाकर के इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट डिमांड, देखिए एक क्वेश्चंस भी आपको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में देखने के, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि देखिए किसी भी देश का इकोनॉमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन किसी भी देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो उस देश का इकोनॉमी बर्बाद होने का कगार पे आ जाता है, खराब हो जाता है, वो इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि आखिर किस तरीके से हम लोग अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करें, कम करें, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, गवर्नमेंट को कैसे उपाय सुझाया जा सकता है, या फिर हम लोग खुद से कैसे हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को। अब हम लोग कैसे हेल्प करेंगे? बिजनेसेस स्टार्ट करके। सपोज कीजिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप उस बिजनेस को अकेले नहीं चला पाएंगे, तो बाबू क्या करना पड़ेगा आपको? 4 5 6 लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप 5 लोगों को काम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग का देश सही हो जाएगा। तो उस चीज को एक्सप्लेन करना है, इंडियाज एंड इट्स सजेस्ट रेमेडीज, आप इसके बारे में बताना है कैसे कैसे चीज उपाय सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया सजेस्ट, सेम क्वेश्चन है। तो आप टोटल यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नहीं समझाने आएंगे, सर आपको क्वेश्चन समझा दिए, अब आंसर हम लोग ढूंढते चलेंगे, फिर कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। जैक बोर्ड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए अब प्रिपेयर हो चुका है सारा का सारा ड्राफ्ट। अब आपको यहीं पे सारा 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट 10 साल से 5 साल से 7 साल से 8 साल के बीच में देखने के लिए मिलते हैं, और जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और जिसको आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायग्राम ये जो दिख रहा है ना, आपको डायग्राम याद रखना है बाबू, डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है। डायग्राम याद रखिएगा। आप
इंपॉर्टेंट समझ के डायग्राम बना लीजिएगा बाबू। और डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम आपको कंप्लीट रखना है। देखिए क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या पता है क्या होता है, सिंपल कि जब किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, किसी चीज का रेट कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, या फिर जब किसी का पैसा ज्यादा आने लगता है, इनकम ज्यादा आने लगता है तो भी डिमांड बढ़ जाता है। तो ये सब सारे चीज को समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको मीनिंग बताना है। मीनिंग तो बता चुके हैं क्या होता है। देखिए The law of demand has said that other things remains the same. Other things का मतलब क्या बताए थे, पॉपुलेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। आपका पैसा यानी कि जो इनकम है वो सेम होना चाहिए, यानी कि उस चीज को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगा। उसको नहीं बढ़ाना है, उसको फिक्स रखना है, उसको सेम रखना है। तो यहाँ पे सिंपल बोला कि द लॉ ऑफ डिमांड has said that other things remain the same, कि बाकी चीजों को सेम रखना है, बाकी चीजों को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अब क्या होता है, सेटेरिस पेरिबस क्या होता है। देखिए सेटेरिस पेरिबस आपको सिंपल यहां पे समझिए, इसका मतलब होता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स होना चाहिए, फैशन सेंस फिक्स होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फिक्स होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फिक्स होना चाहिए, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स फिक्स होना चाहिए। यदि ये चीज फिक्स रहेगा तभी हम लोग जाकर क्या कर सकते हैं, तो उस चीजों को सही तरीका से डिमांड को माप सकते हैं कि डिमांड बढ़ा है कि घटा है, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब When the price of commodities यानी कोई भी सामान का जब प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहां सब चीज को इक्वल रखा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सेटेरिस पेरिबस से आपको याद रखना है, इसको जैसे ही क्या बोले कि जब प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइसेस क्या हो जाएगा, प्राइसेस घटा हुआ रहेगा, तभी जाकर के हो सकता है, वरना आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज, लेकिन जब प्राइस डिक्रीज होगा तो द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, डिमांडेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। याद रखिए क्या होता है, तो इनवर्स का मतलब हुआ कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उसी को हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या बताया आपको कि आपको दो चीज डिमांड सेम, डिमांड तब बढ़ेगा जब क्या होगा, प्राइस घटेगा, ठीक है। क्या बोले, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा। ये पूरा पूरा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन आपको कुछ चीज को यानी कि जो सेटेरिस पेरिबस होता है उसको फिक्स रखना है। उसमें क्या क्या चीज आता है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ऐसा ना हो कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए, बट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। फैशन सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं बढ़ा होना चाहिए, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और साथ में प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे सपोज कीजिए ये कपड़ा बनता है, कपड़ा किससे बनता है, तो आपका सूती कपड़ा हो गया, तो जैसे कि कॉटन से बन गया। अब यदि कॉटन का प्राइस बढ़ेगा, कॉटन का प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो यदि लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जितने भी डिपेंडेंट चीज है सारे के सारे का प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, वो एक्सेप्शन हो गया। हम लोग को सब चीज को कांस्टेंट रखना है, इक्विलिब्रियम रखना है, तब जाकर के सही तरीका से हम लोग बता पाएंगे कि डिमांड बढ़ा है कि डिमांड घटा है। तो पहला चीज एक्सप्लेन कर दिए। कोई दिक्कत है बाबू, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। चलिए अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा दिए कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या चीज को फिक्स रखना है। अब यहां के बाद भी यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा बताइए कहां प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग कमेंट ऐसा भी नहीं करते हैं ना, तो आप लोग के लिए ला तो बढ़िया चीज है, लेकिन आप लोग को वहीं जाना है जहां पे सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करें सर, अचार डालेंगे। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हम क्वेश्चन 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 देके क्या करेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, क्वेश्चन तो सब देता है, बस आया क्वेश्चन दे के चला गया 10 मिनट में, आप व्यू पे व्यू दिए जा रहे हैं। आपको समझना है, यहाँ पे आपको फुल लेंथ संदीप सर का देखते हैं 3-3 घंटा का 2-2 घंटा का वीडियो आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, आप उस पे अपना एनर्जी दिखाइए। यदि 50 लोग हैं तो 50 दोस्तों को जोड़े, उस 50 दोस्तों को बोले कि फिर जोड़े। आपको कम से कम 100 बच्चे को जोड़ना है ना क्लास में, यदि नहीं जोड़िएगा तो जो मोटिवेशन कहां से आएगा। आप खुद सोचिए, यदि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व करवाया जा रहा है, आपको आने वाला ट्रेंड के हिसाब से करवाया जा रहा है कि इस साल क्या आएगा, दिस ईयर क्वेश्चंस क्या आएगा, तो वो आपको समझना है, कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाना है, कमेंट करना है, तब जाकर के ना आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से मिलेगा, वरना कोई क्यों देना चाहेगा। तो सिंपल समझिए कि यहाँ पे भी सेम चीज, डिमांड एंड सप्लाई। यदि हम आपको कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं तो उधर से डिमांड भी तो होना चाहिए। अब आप पूरा सुस्त पड़े हुए हैं, चलो मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा आएगा एग्जाम में तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है, सिंपल समझिए। देखिए अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, देखिए बोले कि बाकी चीजों को सेम रखना है। बाकी चीजों के यदि चेंज करते हैं बाबू तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, डिमांड और सप्लाई को पहचान नहीं पाएंगे। अब बोले जैसे शादी के समय में देखते हैं गाड़ी का
डिमांड कितना बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ा, क्योंकि शादी हो रहा था, बाकी टाइम नहीं ना बढ़ता। तो बाकी टाइम यदि बढ़े तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं डिमांड है सप्लाई है, लेकिन उस टाइम पे डिमांड बढ़ा क्यों, क्योंकि शादी ज्यादा हो रहा था। तो पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ेगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस चीज को हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी वेरीज इनवर्सली विद द प्राइसेस, वही पता है कि जो प्राइसेस होता है उससे इनवर्सली वेरी करता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एजम्पशंस सेटेसिस वही बता जो क्या बोलते हैं, सेटेरिस पेरिबस क्या होता है। देखिए सबसे पहले पता है कि इनकम कंज्यूमर को चेंजेस नहीं होना चाहिए, फैशन चेंज नहीं होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, यदि ये सब चीज फिक्स रहेगा, ये सब चीज इक्विलिब्रियम रहेगा, यानी कि अपने स्टेट में रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, तो जो प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का यदि वो बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड बढ़ रहा है इसका प्राइस कम हुआ है, इस चीज को आपको इन्वर्सली देखना है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है सिंपल, कि व्हेन द प्राइसेस फॉल, अभी सेम चीज बताया, जब प्राइसेस फॉल करता है द कंज्यूमर्स कैन बाय मोर विद द सेम मनी, इनकम इफेक्ट होता है। देखिए क्या होता है ना, अब ऐसे समझिए कि यदि आपके पास इनकम महीना का 1000 है, आप जाते थे टमाटर खरीदते थे 2 किलो, 40 रुपए में 1 किलो खरीदते थे, और अभी 10 रुपए हो गया, तो आप उसी पैसा में 4 किलो खरीद सकते हैं, या फिर उतना नहीं खरीदेंगे तो उसी पैसा को बचा के नेक्स्ट काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इनकम था उसी में बहुत सारा चीज हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सेम मनी, यानी इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब प्राइसेस गिरेगा, क्या बोले, जब प्राइसेस गिरेगा तो उसी पैसा में कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा सामान खरीद सकता है, और सेम मनी के हिसाब से उसी को इनकम इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, क्या होता है कि अल्सो द गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर देन सुटेबल, क्या है, सब्सटीट्यूट्स, यानी कि जो रिलेटिवली गुड्स होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप ऐसे समझिए ना कि यदि पनीर का रेट कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप दुकान में जाते हैं पनीर खाने, तो वहां पे भी जो सामान आपको पनीर बन के मिलता है होटल में, उसका भी प्राइसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो एक चीज का दाम कम होगा, दूसरे का अपने आप कम हो जाएगा। डायग्राम बाबू देख लीजिएगा, डायग्राम ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। देखिए ये बताना है आपको, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ठीक है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है, सॉरी ये एक्स हो गया, और ये क्या वाई एक्सिस, ठीक है, याद रखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है, लिख देना है आपको। देखिए जितना अच्छे से एक्सप्लेन एग्जामिनर मत इतना समझने कि एग्जामिनर का कोई मतलब नहीं है आपसे, ठीक है, आपको जानता नहीं है, ठीक है, आप कौन है का नहीं है, ठीक है ना, आपको बताना पड़ेगा भैया हमको आता है अच्छे से, हम एक्सप्लेन किए, हर एक चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस जो कि Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है, और P का मतलब प्राइसेस है, यहाँ पे दिखाएंगे। अब किस तरीका से कम हो रहा है, किस तरीका से ज्यादा हो रहा है, वो आप दिखाने का काम करेंगे। डिमांड कर्व डीडी स्लोप जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डाउनवर्ड तरफ जा रहा है लेफ्ट से राइट, यानी कि लेफ्ट इधर है राइट इधर, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कम होते जा रहा है कि नहीं, कम 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 होते जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व डीडी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग इन द रिलेशन, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा पूरा बनाइएगा, आपको इसको एक्सप्लेन करने के बाद 5 मार्क्स मिल जाएगा। यदि आपको इसके बारे में और भी जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, बहुत सारी चीज समझाए, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं बाबू, ठीक है ना। अब एग्जांपल दीजिएगा तो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और भी ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द सुटेबल एग्जांपल। आपको यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताना है बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ में। यदि आपको खुद से एग्जांपल आता है तो आप एग्जांपल भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जांपल आता है तो खुद से दे दीजिए, और नहीं आता है तो जो यहाँ पे बताया गया है उसको आप बताने का कोशिश करेंगे। मीनिंग क्या होता है, आखिर होता क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आप इसका मतलब जैसे देखिए, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर consumers more and more units of commodity, the marginal utility derives from each successive unit goes on decreasing assuming other things remaining constant। देखिए क्या हो रहा है ना कि यदि एक क्या बोले अभी कि एक चीज का रेट, जैसे किसी चीज पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी है, जैसे सपोज कीजिए कि यदि कोई इंसान है जो क्या कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, ठीक है। अब पानी बहुत ज्यादा आ गया है, यानी कि उसको पानी के लिए मोटर सब लगाना नहीं पड़ रहा है, पानी देने के लिए फूड वहां पे अच्छा खासा मिलता है तालाब में, ठीक है। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो उसका जो प्राइसेस है अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब उसके बाद जब आप जाइएगा और जा करके होटल में खाइएगा चिकन करी, सॉरी क्या बोलते फिश करी खाइएगा, तो वहां पे उसका भी रेट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो एक चीज का दाम कम हुआ तो दूसरे का दाम अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी को दिखाने का काम करता है कौन सा चीज, तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए
The law of diminishing marginal utility state that a consumer consumes more and more unit, यानी कि एक कंज्यूमर जो होता है वो बहुत से ज्यादा चीजों को खरीद सकता है, कमोडिटी को ले सकता है. The marginal utility derived from the each successive unit goes on decreasing, assuming other things. बताया था कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है, लेकिन उससे रिलेटेड चीजों को जब दाम घटेगा तो बाकी जो भी इंसान होगा वह ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सामान खरीद सकता है. जैसे क्या बताया आपको कि जब आप सेल लगता है तो क्या होता है, तो सेल क्यों लगता है, या तो सामान खराब होने वाला है, या फिर उसका प्राइसेस कम हो गया है, या फिर नया जनरेशन का चीज आ गया. जैसे आप गाड़ी के बारे में सुने होंगे कि BS3, BS4, BS5 ऐसे करके आता है. तो जब न्यू जनरेशन का बाइक आता है तो जो पुराना जनरेशन का बाइक रहता है उसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अब रेट इसलिए कम होता है क्योंकि नया जनरेशन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाता है और उस टेक्नोलॉजी का रेट बहुत ज्यादा होता है, और जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी होता है उसका रेट कम होता है. इसके वजह से उसका रेट कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ी खरीदने लगते हैं. तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए, एज द कंज्यूमर consumers more and more unit of commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing provided all other factor remaining constant. क्या बाकी फैक्टर को तो कांस्टेंट रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड कमोडिटी है जब उसका रेट कम होगा, डिमीन्स होगा, तो एक इंसान होगा वह ज्यादा से ज्यादा चीजों क्या कर सकता है, खरीद सकता है, लेकिन बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रहना होगा, बाकी चीजों को कांस्टेंट रहना होगा. ध्यान रखिएगा. एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये डायग्राम फिगर बना दीजिएगा, ठीक है ना. क्या है देखिए, marginal utility is the utility derived from the consumptions of an additional unit of a commodity. क्या बोले कि जैसे एक कमोडिटी है उससे बहुत सारा चीज बनता है, तो एक चीज का जब रेट कम हुआ तो बाकी चीजों का रेट भी क्या होगा, कम होगा, यदि उसी से डिराइव है तो. ठीक है. अब with the consumptions of every additional unit the satisfaction of utility derived from decreasing leading to the law of diminishing marginal. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, law of diminishing marginal, कि जब उस कमोडिटी से बनने वाला जो भी चीज है उसका रेट कम होगा, तभी कम होगा जब उस कमोडिटी का रेट कम होगा तो. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या दिखा रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए कि ऐसे मैप बनाने आता होगा कि यदि एक क्वांटिटी आप 20 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन जब उसका रेट कम होता है तो 2 क्वांटिटी आप उससे कम में खरीद लेते हैं, 3 क्वांटिटी उससे कम में, ऐसे करके कम होते जाता है. तो ये चीज को दिखाता है, यानी कि दैट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, स्टेट दैट मार्जिनल सैटिस्फैक्शंस डिक्रीज विद एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड, क्या है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर अनचेंज. देखिए अब यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ये दिखाता है, सपोज कीजिए कि आप कभी खाना खाते होंगे, पहला बार जब खाना खाते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगता होगा, तो भाई खाने में मजा आता होगा. एक ही रोटी खाते होंगे तो उसके बाद आपको भूख कम लगता होगा और फिर खाने का मजा कम हो जाता होगा. तीसरा रोटी खाते होंगे, भूख और ज्यादा कम हो जा रहा होगा और खाने का मजा और कम हो जा रहा होगा. इसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, हर चीज खरीदने के बाद धीरे धीरे क्या होते रहता है, कम होते रहता है. तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से कम हो रहा है, हर एक स्टेप पे कम जाते जा रहा है. ठीक, एक चीज खरीदे भाई मजा आया, भाई बहुत मजा आया, ठीक है, दूसरा चीज उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो गया, तीसरा कम कम कम, ऐसे ही कम चलते चलता है. एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना, देखिए क्या है. सपोज अ बॉय इज वेरी थर्स्टी एंड स्टार्टेड कंज्यूमिंग ऑरेंजेस. कोई एक इंसान है बहुत ज्यादा भूखा है, बहुत ज्यादा परेशान है, वह चाहता है कि हमको पानी पीना है, थर्स्टी है, ऑरेंज जूस पिला रहा है, पानी समझिए. पहला जगह जब आप गर्मी के दिनों में धोक के खेल के क्रिकेट खेलने जाते होंगे, क्रिकेट खेल के आते होंगे, तो पहला बार जब पानी पीते होंगे भाई तो जो तृप्ति मिलता होगा, भाई सेटिस्फेक्शन मिलता, मजा आ जा रहा होगा. लेकिन जैसे ही एक गिलास पानी पी लेते हैं तो दूसरा गिलास में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरा गिलास में उससे भी कम हो जाएगा. यानी कि जो स्टार्टिंग का जो सेटिस्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है. तो यदि सपोज कीजिए एक बॉय है बहुत ज्यादा प्यासा है, वह चाहता है कि हमको ऑरेंजेस पीना है, तो देखिए ऑरेंज कंज्यूम, ठीक है. सबसे पहले यूटिलिटी ड्राइव 20 मिलेगा मैक्सिमम, यानी कि मोस्ट प्लेजर मिलेगा, भाई मजा आ गया जूस पी के. लेकिन जैसे दूसरा बार में जाएगा तो उसका जो क्या बोलते हैं, जो जूस पीने का जो सेटिस्फेक्शन वो कम हो जाएगा और स्टिल हाई रहेगा, लेकिन जो प्लेजर पहला बार में मिला था ना बाबू, वो नहीं मिलेगा, वो चीज नहीं दिखेगा. तीसरा बार में क्या हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा और मॉडरेट सेटिस्फेक्शन मिलेगा. चलो कोई बात नहीं, पी रहे हैं, चल बस अब उतना मजा नहीं आया, नहीं बोलते हैं जैसे स्टार्टिंग में आप खाते हो कोई चीज तो भाई मजा आ गया खा करके, लेकिन जस्ट उसके बाद कुछ खाने देंगे उसमें उतना मजा नहीं था. एक भूखा इंसान को रोटी भी पसंद आ जाता है, क्या बोले, भूखा इंसान को रोटी भी पसंद आ जाता है, और जिसका पेट भरा हो ना उसको कहीं भी ले जाकर के सबसे बेस्ट डिश दे दीजिए ना, फिर भी वो बोल देगा कि इसमें मजा नहीं था. तो ये चीज को ध्यान रखिएगा.
उसके बाद जब नीचे आएगा थोड़ा सा तो उसका और भी सेटिस्फेक्शन लो हो जाएगा, और जब सबसे नीचे आएगा तो उसका जीरो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। बस पी लीजिए। जैसे ठंडा के दिनों में पानी लोग देखते होंगे ना कि 2-3 गिलास 4 गिलास 2 लीटर से 3 लीटर तक के बीच में पीता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको हर टाइम पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्यास लगता है, बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिकल चेंजेस आता है, और साथ में आप जो उस टाइम पे पानी पीते हैं जो सेटिस्फेक्शन मिलता होगा अभी के टाइम पे आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा। तो सिंपल मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं तो जो पहला बार में सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो धीरे धीरे जब जाएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इतना समझिए ना कि आप यूट्यूब पे पढ़े लिखे हैं बाबू, आप लोग कोई बुर्बक नहीं बना सकता है, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, आप लोग बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीका से मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। कि जब पहला बार में कोई इंसान काम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे हाई होता है, सेकेंड टाइम में लो हो जाता है, थर्ड टाइम में लो, और लास्ट टाइम पे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। भैया अब कोई मतलब नहीं बनता, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जैसे आप अपने दोस्त लोग के साथ शुरू शुरू जब रांची आए होंगे तो बहुत घूमते होंगे, बहुत मजा आता होगा, लेकिन अब वही मजा धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, टाइम के साथ और भी कम हो जाएगा, और फिर आपको मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, समझा दी एग्जाम्पल के साथ। कंक्लूजन सिंपल लिखना है, एक कंक्लूजन लिखना है, लिखना है। आप इसको समझा दिए, एग्जाम्पल को समझ में आ गया। यहाँ पे आपको जो लिखना, ऑरेंजेस लिखना है, खाना लिखना, जो भी लिखना है देख के समझाएंगे। अब 20, 15, 10, 6, अब जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये बस एक पहला बार में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, पांचवा और छठा में क्या होगा। तो यहाँ पे 20 की जगह 30 ऑरेंजेस 40 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डिक्रीजिंग क्रम में होना चाहिए बाबू, इंक्रीजिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बार सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है ना। स्टार्टिंग में मोस्ट प्लेजर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकेंड टाइम में स्टिल हाई सेटिस्फेक्शन रहेगा, थर्ड टाइम में मॉडरेट सेटिस्फेक्शन, फोर्थ टाइम में लो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, और लास्ट में वेरी लो सेटिस्फेक्शन, और सबसे लास्ट में जीरो सेटिस्फेक्शन। कोई भी फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स द लॉ ऑफ diminishing marginal utility state that marginal satisfaction decrease, marginal satisfaction decrease करता है with every additional। जब भी आप कोई भी additional कंज्यूम करते हैं तो आपको हर बार क्या होते जाता है, तो डिक्रीज होते जाता है। आप जितना सेटिस्फाई पहला बार में हुए होंगे उतना धीरे धीरे कम होते जाता है। assuming other factor remain unchanged, लेकिन जो अदर फैक्टर था उसको अनचेंज ही रखना है, हमेशा बताए हैं, ठीक है ना, कि चेंज नहीं करना अदर चीजों के लिए। चेंज आप कर दिए तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन था कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। आखिर रीजन क्या होता है डिक्रीज और इंक्रीज होने का, रीजन क्या है, क्या क्या चीजों से इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है चीजों का। अभी बता चुके थे कि इंक्रीज डिक्रीज तब होगा ना जब आपका इनकम बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सामान का प्राइसेस चीप हो जाएगा। अब ये चीज आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है बाबू ने, तो आप इतना समझ लीजिए ना कि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, कहीं और चलाना नहीं है। अभी आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आप एग्जाम से 5 दिन पहले सीरियस होकर कुछ नहीं कर लेंगे, अभी भी बहुत 1 महीना के आसपास टाइम है, 20-25 दिन बहुत ज्यादा होता है, आप कर सकते हैं बाबू, इतना भी हार्ड नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको कीजिए, लिखिए और समझिए। आपको नहीं समझ में आए तो अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके देखिए कि किसी चीज का प्राइसेस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है भाई, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा होगा, पॉपुलेशन बढ़ गया होगा, प्राइसेस ज्यादा मिल गया होगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है बाबू। देखिए अब एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखिए पहला है कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा आपका है कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। दोनों को समझा दिए हैं, दोनों को बता दिए हैं। 4 इसमें लिखना है और 4 इसमें लिखना है। अब जब 4-4 लिखेंगे तो आपको नंबर भी 4-4-5 मिल जाएगा। देखिए कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, आपको देखिए जितना सजा के एग्जाम में लिख सकते हैं ना बाबू, एग्जामिनर को बहुत सारे चीज देखना होता है आपके अंदर में। राइटिंग सही से लिखना है, सही का मतलब बहुत ज्यादा कर्सिव एकदम प्यारा नहीं होना चाहिए। आपका राइटिंग बहुत सारे, मेरा भी खराब है, आपका भी खराब हो सकता है, तो खराब है तो उसको किस तरीका से साफ सुथरा लिखना है कि एग्जामिनर को पढ़ने आ जाए, वरना आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो नंबर भी वो अपने लैंग्वेज में दे देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बताएं कि जब भी इंक्रीज किसी चीज का डिमांड में बढ़ता है, ठीक है, डिमांड में जब भी इंक्रीजमेंट होता है तो उसका आपको 5 रीजन देखने के लिए मिलेगा। पहला आपका इंक्रीज इन इनकम, आपका इनकम बढ़ता है ना तो भैया आप उछलने लगते हैं, पैसा पैकेट में आया पर एक खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, एक करते हैं, वो करते हैं, तो पहला चीज तो हो गया। दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब लोगों का टेस्ट बढ़ जाता है, जैसे अभी आप देखिएगा तो बहुत सारे ठंडा के दिन में आया तो देखो लड़के का टोपी ऐसा सोलर टोपी बना रही थी, सब पहन रही थी, ठीक है, उसका डिमांड कितना ज्यादा बढ़ा, क्यों, क्योंकि लोगों के अंदर ना वो चीज बस था कि हमको कैसे भी करके उसको खरीदना है खरीदना है खरीदना है, लोगों को बहुत ज्यादा फोबिया हो गया था, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुआ। थर्ड राइज इन पॉपुलेशन, बताया ना कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये जो छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है ना बाबू, इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ पे छोटा तो आपको भी छोटा नहीं लिखना है,
क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके साथ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो आपको उस एग्जाम्पल को ऐड भी करते जाना है, बताते भी जाना है एग्जामिनर को, ठीक है ना। कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। राइज इन द प्राइसेस ऑफ सुटेबल गुड्स, और कैसे हो सकता है कि जो सुटेबल गुड्स है उसका प्राइसेस राइज नहीं क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज। यदि प्राइसेस कम होगा तब ना होगा बाबू, प्राइसेस कम होगा उस सब्स्टिट्यूट गुड का तो भी, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, ये जो बोला सही बोल रहा है, देखिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप फोन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फोन है, ऐसे मान लीजिए कि हाँ, आप सपोज कीजिए कि दो चीज है, ठीक है। यदि आप क्या क्या खिलाते हैं आपको, चलिए आपको एक गुलाब जामुन खिलाते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन खिलाते हैं, और यहाँ पे एक मिल्क है, एक इंसान मिल्क पीता है, एक इंसान गुलाब जामुन खाता है। अब देखिए, अब गुलाब जामुन तो बहुत सारी चीज से बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रसगुल्ला लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्योंकि दूध के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप उसका आ जाए, ठीक है। देखिए, अब रसगुल्ला आप खाइएगा और मिल्क, तो मिल्क से क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है। तो यदि इसका जो सब्स्टिट्यूट है, क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूट, तो नकली दूध, यही हो सकता है ना जी। या फिर रसगुल्ला में मैदा मिलाया जा सकता है, क्या मिलाया जा सकता है, मैदा मिलाया जा सकता है, मैदा। अब देखिए, अब देखिए, मिल्क से जो सिर्फ बना रहा होगा तो रेट रखा होगा 20 रुपए 30 रुपए रखा होगा, जो मार्जिनल रेट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि मिल्क का रेट बढ़ गया, क्या हो गया, मिल्क का रेट बढ़ गया, तो अब लोग क्या करेंगे कि जो मैदा है ना उसको मिलाना ज्यादा कर देंगे, उसको ज्यादा मिला लेंगे, तो उसको ज्यादा मिलाएंगे तो लोग क्या हो जाएगा कि जो रसगुल्ला है उसका रेट तो सेम रखेंगे, लेकिन उसमें सामान जो है वो मिलाया जाएगा दूसरा, क्योंकि इसका रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो लोग सब्स्टिट्यूट पे फिक्स हो जाते हैं। जैसे समझाते हैं कि यदि आप मेरे से पढ़ने आए हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, यदि हम खराब पढ़ाते हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या फिर हम आपसे पैसा चार्ज करने लगते हैं, तो आप लोग उस पैसा की वजह से कहीं और भाग के चले जाइएगा। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो जो शिफ्ट हो रहा है, यानी कि राइज इन द डिमांड, मतलब राइज इन द डिमांड, या फिर प्राइसेस बोल सकते हैं। जब प्राइसेस बढ़ रहा है तो आप लोग क्या करें, कहीं और चले जा रहे हैं, तो वही चीज दिखाता है कि लोग शिफ्ट कर जाते हैं जब किसी चीज का प्राइसेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी गुड्स, या फिर आप जिस चीज का यूज कर रहे हैं, और जैसे प्लास्टिक हो गया एक और लकड़ी हो गया एक, तो यदि लोग लकड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं, क्योंकि लकड़ी महंगा है, लेकिन यदि लकड़ी का दाम कम हो गया तो लोग जो भी डिपेंडेंट है किस पे, प्लास्टिक पे, वो सारे के सारे किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, लकड़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। झोला आप देखते होंगे तो मैक्सिमम लोग प्लास्टिक का झोला यूज करते हैं, कपड़ा का झोला यूज करते हैं, जूट का झोला यूज नहीं करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि जूट का प्राइसेस कम हो जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा 10 से 20% का, तो जितने भी लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे थे, जितने भी लोग कपड़ा का झोला यूज कर रहे थे, वह सारे के सारे जूट के झोला पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब डिमांड हो, या फिर राइज हो प्राइसेस का, या फिर फॉल हो प्राइसेस का, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट का गुड का मतलब होता है कि उसके साथ वाला जो गुड रहता है उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है, प्राइसेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा सॉरी, एक चीज नहीं दिखाते हैं जी, चलिए यहाँ पे देखिए, कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, सेम चीज है यहाँ पे, देखिए इसको समझा देते हैं। इंक्रीज इन इनकम बता चुके हैं कि इनकम यदि इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने का औकात, ठीक है ना। अब क्या है, लीडिंग टू द राइज इन डिमांड, जिसके वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेवरेबल चेंजेस आएगा, जैसे कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में टुवर्ड द कमोडिटी इंक्रीज इट डिमांड, तो उसके वजह से भी डिमांड, जैसे अभी बैगी जींस का बहुत ज्यादा डिमांड आया है, तो उसके वजह से बैगी जींस का जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि चेंजेस प्रेफरेंस में आ रहा है, ठीक है। अब राइज इन पॉपुलेशन बताएं कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जिसके वजह से डिमांड बढ़ेगा, लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। ऐसे एक्सप्लेन करना एग्जाम में, आपको इतना छोटा नहीं लिखना है बाबू, ठीक है। अब राइज इन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि इफ द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, क्या बोले कि यदि उसके साथ वाला जो गुड्स है उसी के जैसा जो सेम बिहेवियर रखता है, उसी के जैसा सेम यूज में आता है, तो यदि उस चीज का डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज, तो जो भी कमोडिटी उसका भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि इफ द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, यदि उसके साथ वाला जो गुड्स है जो उसके जैसा यूज किया जा सकता है, यदि उसका दाम कम हो जाएगा, फॉल करेगा, तो डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी राइज, तो जो डिमांड होगा गिवन कमोडिटी का वह राइज करेगा, बढ़ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन इनकम, सबसे पहले डिक्रीजेस इन इनकम रिड्यूसेस अ कंज्यूमर परचेजिंग पावर लीडिंग अ फॉल इन डिमांड। देखिए
यदि आपका इनकम गिरेगा बाबू, किसी महीने में सपोज कीजिए कि आपका बर्थडे आ गया, पापा पैसा भेजे 5,000 रुपया कि बाबू इसी में रह लेना, इसी में खा लेना, उतना पैसा नहीं है इस महीना, तो आप क्या कीजिएगा कि यदि बर्थडे में ज्यादा पैसा खर्चा कर दिए है तो बाकी टाइम पे आप कम खाना खाइएगा, बाहर कम घूमने जाइएगा और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा। तो डिक्रीज होगा जब इनकम आपका, तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन का परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगा बाबू, तो कम हो जाएगा सर, वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड भी क्या हो जाएगा कम। डिमांड हम लोग पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। हम लोग यदि किसी चीज को खरीद पा रहे हैं और पैसा है हम लोग के पास, तो डिमांड भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब चेंज होगा, यानी कि अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब होता है कि जो इंसान को चाहिए उसके अपोजिट चेंजेस आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो डिक्रीज हो जाएगा डिमांड और लोग उसको नहीं खरीदेंगे, जैसे जिसको आउटडेटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड का मतलब हुआ कि आप हर बार देखते होंगे कि हर एक चीजों का ट्रेंड चेंज होते रहता है, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, तो आखिर ये सब चेंजेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से डिमांड भी कम होगा ना। जैसे अभी के लोगों को बोलिएगा, जैसे हम लोग पुराने जीवन, जैसे हमारे दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, माता पिता हो गए, यदि उनको बोलिए कि चलिए ना आप लोग को रोल खिलाते हैं, आप लोग को पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, तो उन लोग बिल्कुल नहीं खाना पसंद करें। क्यों? क्योंकि उनका वो टेस्ट ही नहीं है, हम लोग का टेस्ट अलग है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे है। फॉल इन पॉपुलेशन, यानी कि जब पॉपुलेशन कम होगा तो भी डिमांड कम हो जाएगा, यानी कि फॉल इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द मार्केट साइज एंड डिमांड। अब देखिए, यदि 1,000 लोग आपके एरिया में रहते थे और वहां पे घट करके 600 लोग रह गए, तो यदि दुकान 10 होगा तो दुकान कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो 400 लोग गए ना कहीं जो दुकान से खरीदते होंगे, उस दुकान का जो कंज्यूमर था वो खत्म हो गया। तो जब खत्म होगा तो दुकान खोल के कोई क्या ही कर लेगा। तो जब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो भी डिमांड। आप एग्जाम्पल सबका समझा रहे हैं बाबू, एग्जाम्पल दे दे बहुत ही बेस्ट होगा। आप, हम बता रहे हैं आपको, बहुत ही बेस्ट। यदि एग्जाम्पल आप ऐड कर देते हैं, आपको याद है तो समझा तो अच्छे से रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से कम हो सकता है, तो उसको समझाना है। फॉल इन द प्राइस ऑफ सुटेबल गुड्स, क्या बोला कि यदि उसके जैसा कोई गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसका यदि प्राइसेस कम होगा तो भी डिक्रीज, यानी कि द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल तो द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी डिक्रीज। यानी कि सपोज कीजिए कि यदि आप, ये दो चीज है आपके पास, एक चीज है और एक चीज है, यदि इसका और इसका दोनों काम सेम है, यदि इसमें जो आप खरीदते थे और इसका प्राइस कम हो गया है, तो आप जल्दी से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कर, जैसे ऐसे समझिए, यदि आप एंड्रॉइड यूज करते होंगे और आपको क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि यदि iOS चाहिए, तो यदि जो एंड्रॉइड है उसका रेट बढ़ गया और iOS का रेट आसपास आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, सारे के सारे लोग किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बाबू सारे के सारे लोग iOS पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, समझ में आ गया हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आखिर क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, किस तरीके से काम करता है डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। बाबू समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए सर समझ में आ रहा है, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। देखिए जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, हम लोग भी उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो आएगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आप आराम से बना सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ऑफ मेजरिंग, और 3 तरीका बताना है जिससे आप प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को माप सकते हैं। देखिए पीडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए बाबू अभी बता चुके हैं, ठीक है ना, कि किसी भी चीज का प्राइस डिमांड पे भी डिपेंड करता है और डिमांड प्राइस पे डिपेंड करता है। यानी कि एक का रेट बढ़ेगा तो बाकी चीजों का भी रेट क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। क्यों सर? क्योंकि पैसा जब ज्यादा होगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरिंग द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटीज टू चेंज इट्स प्राइसेस। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए सिंपल क्या बोल रहा है कि यदि आपको पीडी मापना है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मापना है, तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस देखना पड़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, कितना ज्यादा क्वांटिटी मांगे जा रहा है ऑफ अ कमोडिटीज टू चेंज इस प्राइसेस, कि उसका प्राइसेस चेंज हुआ तो उसके बाद कितना कमोडिटी खरीदा जा रहा है, कितना कमोडिटी यूजफुल हो रहा है, कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है। आपको पीडी का फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी प्राइसेस चेंज हो क्वांटिटी में, क्या बोले कि जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो प्राइसेस चेंज हो उसको डिवाइड कर देना है किससे, चेंजेस इन प्राइस से। किससे? चेंजेस इन प्राइस से। याद रखिएगा कि जो भी सामान आप खरीदते थे 100, और यदि मान लो कि प्राइसेस में 10% चेंज हुआ तो उसका जो डिमांड है वो भी 10% से चेंज हो जाएगा। क्या बोले कि यदि पहले कोई लोग 100 सामान खरीदते होंगे, यदि उसका प्राइसेस 10% चेंज हुआ तो पूरा का पूरा सामान का जो डिमांड है 10% से चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा। तो इस तरीके से पीडी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। देखिए सबसे पहले इलास्टिक डिमांड होता है जो कि
देखिए निगेटिव में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। तो 3 होता है। पहला इलास्टिक डिमांड जो कि 1 से बड़ा होता है। यूनिट इलास्टिक क्या होता है, -1 होता है। और इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, +1 होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए इलास्टिक डिमांड माइनस यूनिट डिमांड -1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन डिमांड कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। 3 चीज को डायग्राम के साथ दिखाइएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ए देखने के लिए 3 तरीका से हम लोग माप सकते हैं। क्या बोले, 3 तरीका से पीडी को माप सकते हैं, प्राइस इलास्टिक डिमांड को। क्या क्या तरीका होता है, पहला होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड। 3 तरीका से हम लोग पीडी को यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को माप सकते हैं। बाबू देखिए क्या होता है, परसेंटेज मेथड क्या होता है, देखिए मेजर पीडी यूजिंग परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी, जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी में, डिमांड में, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, जो भी यहाँ पे पहला बताया उसी चीज को यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। पहला तरीका मापने का है। आप यदि एग्जांपल देकर समझा सकते हैं। यदि आपको लगता है ना कि सर इसमें थोड़ा सा कुछ कमी रह गया है, कि सर एग्जाम्पल भी देते, तो आपको नेक्स्ट बार से एग्जाम्पल भी दे देंगे। लेकिन आप बशर्ते कमेंट तो होना चाहिए ना बाबू, दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट करवाइए, आपको सब मिलेगा। नेक्स्ट देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि मेजर पीडी बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द टोटल एक्सपेंसेस, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी एज प्राइस चेंज। देखिए यदि किसी चीज का प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी भी चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे आप सामान लेने जाते हैं तो पूछते हैं भैया गोभी कैसे रुपये है, तो बोलता है 50 रुपये। अरे भैया ज्यादा दे रहे हैं, थोड़ा सा कम कीजिए। घर पे पूछते हैं कि 50 रुपये, क्या करना चाहिए, 1 किलो कम ले लो। लेकिन जब आप जाते होंगे खुद से तो पूछते कैसे रुपये को, भी भैया मम्मी बोलते हो कि 40 पे होगा तो ले लेना। यहाँ आके पूछते होंगे तो 20 रुपये है, तो आप अपने मन से 2 किलो ज्यादा ले रहे होंगे, उसी को बोलते हैं, ठीक है। थर्ड ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है कि मेजर पीडी यूजिंग कॉर्ड मेथड्स ऑन डिमांड कर्व, डीडी जिसको बोलते हैं डिमांड कर्व को, आफ्टर प्लॉटिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। सबसे पहले लोअर सेगमेंट को देखते हैं और अपर सेगमेंट को देखते हैं कि ए प्राइस सबसे नीचे कब गया था और ए प्राइस सबसे ऊपर कब गया था, और उसके बाद उसको मापने का काम है। 3 तरीका बताए थे, 3 मेथड बताए थे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मापने का, और इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करके दिखाइएगा परसेंटेज मेथड क्या होता है, सारे चीजों को उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, बाबू एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा बोल दिए तो आ जाएगा 2026 में, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है नेशनल इनकम को कैसे, 3 नंबर या 5 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आप अभी लिख लीजिए, आप कौन सा डेट है, ठीक है 21 तारीख है, आप एग्जाम होगा उसके अगले दिन आप चेंज मिला लीजिएगा। देखिए क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इस, देखिए बताए थे ना कि नेशनल इनकम को किस तरीके से मापते हैं, जिसको जीडीपी बोलते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी देश में जो भी चीज प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका जो फाइनल प्राइसेस होता है जो उसको मापते हैं। बीच के प्राइसेस क्यों नहीं मापते हैं, इसलिए नहीं मापते हैं क्योंकि बीच के प्राइसेस यदि मापेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू एड ऑन होगा वो दोबारा काउंट हो जाएगा, इसके वजह से, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पहला मीनिंग क्या होता है बता चुके थे कि नेशनल इनकम जो होता है उसका सिंपल मतलब जो भी टोटल मनी आपके देश में फाइनल गुड्स के रूप में और सर्विसेज यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखने के लिए मिल रहा, प्रोड्यूस हो रहा उस स्पेसिफिक पीरियड में, ओवर अ पीरियड ऑफ यूजुअली 1 ईयर, यानी कि 1 सालों में, यानी कि 2025 से 2026 में जो भी सामान हमारे देश में बनेगा उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, और उसी से नेशनल इनकम मेजर किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है नेशनल इनकम का, याद रखिएगा कि जो भी रेंट है, जो भी वेजेस है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रॉफिट है, सब चीज को ऐड करते हैं तो वही आपका नेशनल इनकम बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, कॉन्सेप्ट पहला जीडीपी के द्वारा नापते हैं, दूसरा बोलता है जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा, और तीसरा नेट नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा हम लोग मापते हैं। अब तीनों में डिफरेंट क्या है सर, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अपने देश में जितना सारा चीज बना है यानी सबका जो प्राइसेस है सबको जोड़ देते तो जीडीपी बन जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है ना कि कुछ चीजों को, जैसे जो भी हमारे देश से बाहर के लोग काम कर रहे हैं उस चीजों को वहां से ही पैसा आता होगा ना कि नहीं आता होगा, वहां से ही पैसा भेज, जैसे बहुत सारे लोगों को पापा बाहर काम करते हैं तो वहां से पैसा आता है, तो उसको हम लोग जीएनपी के अंदर में डालते हैं। कुछ चीजों को माइनस करना पड़ता है और कुछ चीजों को प्लस करना पड़ता है, वो भी बता देंगे। नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट एक होता है कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इन ईयर। लेकिन जब एक ही देश के, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के, ऐसे समझिए 3 चीज बताएं आपको। देखिए जब हम लोग किसी देश के रूप में रहते होंगे कहीं पे भी, तो क्या हमारे देश में बहुत सारे लोग नहीं रहते होंगे, तो रहते होंगे। बहुत सारे कंपनी है जो काम करती है, तो जितने भी कंपनी काम करती है वो कंपनी क्या करेगी, यहां से पैसा बाहर भेजेगी, तो सारे के सारे किस में आ जाएगा, तो जीएनपी में आ जाएगा। लेकिन यदि हमारे नेशनल के लोग यदि बाहर रहते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं तो सारे के सारे किस में आएंगे, एनएनपी में आएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यही 3 चीज बताया। पहला बता जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन ए ईयर, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सिंपल मतलब है कि व्हेन
एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस इन अ वन फिजिकल ईयर इन अ कंट्री, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकेंड होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, यानी कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स याद रखिएगा बाबू, हमेशा फाइनल गुड फाइनल गुड फाइनल गुड दिमाग में फंसा लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए फाइनल गुड का सिंपल मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप ब्रेड खाते होंगे, क्या खाते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, तो ब्रेड किससे बनता है, तो ब्रेड आपका व्हीट से बनता है। व्हीट का दाम सपोज कीजिए 30 रुपए केजी है, किसान को तो 30 रुपए भी नहीं मिलता है, 30 रुपए मान लीजिए 30 रुपए केजी है। अब ब्रेड आप खरीदते होंगे तो 1 केजी व्हीट में कम से कम 2 से 2.5 केजी ब्रेड बनेगा, 2.5 केजी ब्रेड बनेगा, यानी कि ब्रेड का दाम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रेड कम से कम 150 रुपए में बिकेगा। तो ये जो फाइनल गुड्स में ऐड हुआ, यदि आप पहले व्हीट को जोड़ लेते 30 रुपया और फिर 150 ब्रेड का जोड़े तो टोटल 180 रुपए हो जाता, लेकिन 180 रुपए का सामान था नहीं, और 30 का दाम 150 रुपए हो गया, यानी कि 120 रुपए वैल्यू एड ऑन हुआ है। तो जो 150 रुपए लिखे हैं ना, उसी को हम लोग मेन वैल्यू मानेंगे, यानी कि ब्रेड का यदि 150 पर रेट है तो ये 150 रुपए है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि यही आपका जीडीपी में काउंट होगा, क्या होगा, जीडीपी में काउंट होगा, बाकी चीज नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फाइनल गुड्स बोलते हैं। देखिए तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इंक्लूडिंग नेट इनकम ऑफ द अब्रॉड, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम, यानी इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम। देखिए क्या बोले कि जब बाहर से भी पैसा आता है, कैसे, सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोग के घर के काम करते होंगे, बहुत सारे लोग बाहर रहते होंगे, तो उन लोग जो पैसा भेजते हैं सारे के सारे जीएनपी के अंदर में आता है। और लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि मनी वैल्यूड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, यानी कि जब अपने ही देश के लोग जो भी पैसा अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं उसी को एनएनपी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जीडीपी, एनएनपी और सब चीज में क्या सबसे ज्यादा आपको जीडीपी देखने के लिए मिलेगा, फिर एनएनपी हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे गलत लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको डिमांड ए बनाना हो तो बनाइएगा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए नेशनल इनकम का सिंपल मतलब हुआ ना कि आपके देश का इंडिकेटर है ग्रोथ का, नेशनल इनकम जितना ज्यादा होगा ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा होगा, नेशनल इनकम कम होगा तो ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी किसी भी देश का वह इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दिखाने का काम करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, यदि आपका सपोज कीजिए कि कोई भी नेशनल इनकम कम हो रहा है तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर देती है, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर देती है, तो हेल्प गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसीज, तो उसके अनुसार से गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज लाने का काम करती है, जिससे ज्यादा मात्रा में क्या हो सके, तो पॉलिसीज चेंज जब होगा तो ज्यादा मात्रा में नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यदि करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम है तो क्या करेगी सरकार, जैसे आप पढ़े होंगे ना कि बहुत सारा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, क्यों हुआ था, इसीलिए वजह से हुआ था ना कि हर बार हम लोग एक नया नया क्या बनाएंगे, एक नया नया पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के द्वारा हम लोग अपना देश को डेवलप करने का काम करेंगे, नेशनल इनकम ग्रो करने का काम करेंगे। कंपैरिजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि यही हेल्प करता है। सपोज कीजिए कि आपका इनकम 50,000 है और आपका इनकम बढ़ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा जीने का, क्योंकि आगे तो सामान का रेट कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि यदि हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका भी कंपेरिजन किया जाता है, तब जाके पता चलता है कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। कंपेरिजन ऑफ अ नेशनल इनकम ओवर ईयर हेल्प एसेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, यदि नेशनल इनकम बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, चाहे 10 सालों में बढ़ेगा, 5 सालों में बढ़ेगा, तो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि नेशनल इनकम सो इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सेक्शंस। देखिए हमारे पास बहुत ज्यादा सोसाइटीज में क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा कम ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप ऐसे समझिए कि यदि आपके पास, किसके पास, आपके पास बहुत सारे टाइप के लोग रहते हो आपके गांव में, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब, कुछ लोग अमीर रहते हो, कुछ लोग मिडिल क्लास से रहते होंगे, तो आखिर इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों हुआ, क्योंकि किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो किसी के पास कम है। तो ये सब सारे चीजों को यहाँ पे ही हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी देखने के लिए मिलता है, किसी के पास ज्यादा होता है किसी के पास कम होता है। नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमीज, यानी कि इट प्रोवाइडेड अ बेसिक ऑफ कंपेयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्री, या अलग अलग कंट्री के बीच में कंपेरिजन भी दिखाने का काम करता है। जैसे आप कंपेयर करते हैं ना कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, या फिर हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो सारे के सारे किसके बेसिस होता है, तो आपका नेशनल इनकम पे ही सारे के सारे डिपेंडेंट होता है। लास्ट है गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि हेल्प इन्वेस्टर्स मेक इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए
आप हमेशा सुनते हो कि बहुत सारे देश हमारे देश में आता है और इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट क्यों करेगा भैया आपके देश में? यदि आपके देश में, क्या बोले, यदि आपके देश में बहुत सारा चीज नहीं होगा, बहुत सारा चीज का मतलब क्या हुआ कि आपका देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा नहीं, आपका देश में जो लोग खरीद रहे हैं सामान वो खरीदने वाले नहीं बढ़ेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगा, तो कोई भी देश क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्वेस्ट तभी करेगा जब क्या होगा, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्ट करेगा, और नेशनल इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ए आपका क्वेश्चन था टोटल 5 से 6 क्वेश्चन, जिसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। बाकी के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। यदि आपको लगता है कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, तो आप सारे के सारे लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, क्या बोलेंगे कि भैया हमको इस चीज में दिक्कत है। ठीक है, अब इस चीज में दिक्कत है तो हम लोग उसके ऊपर से काम करेंगे, जाके फिर से चेक करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। यदि इससे ज्यादा लंबा लिखना तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन एनफ है। आप देख लीजिएगा कुछ पॉइंट्स एग्जांपल जो पता है उसको ऐड करना है, खुद से एग्जांपल ऐड कीजिएगा ना, तो आपके एग्जामिनर आराम से नंबर दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि आप जैक बोर्ड का एग्जाम लिखने वाले हैं 2026 में, तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना समझिए कि सारे 2-3 पर, लेकिन 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, बशर्ते एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, कमेंट करना है, थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। यदि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना होगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।